गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा कल हम लोग अल्फ्रेड वर्नर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, उसमें जो है बताने को तो हम सारी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन अल्फ्रेड वर्नर को यहाँ एडोल्फ वर्नर लिख दिया गया था, उसको देख लीजिएगा। वो अल्फ्रेड वर्नर है, एडोल्फ वर्नर नहीं बेटा, ये हमें देखना है, ठीक है ना। अब देखना क्या है, हमें ये देखना है कि वो तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अब आज हम लोगों को स्टडी क्या करना बेटा, आज हम लोगों को देखना है इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम लोगों को इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखनी है, ठीक है ना। देखो important terms of the coordination chemistry। ये बेटा है important terms of the coordination chemistry। coordination chemistry के important terms क्या हैं, हमें ये देखना बेटा। तो इसमें से कुछ चीज़ें हमें जानना मस्ट है, क्योंकि बेटा होता क्या है कि अगर हम टर्म्स को नहीं जानते हैं फिर किसी चैप्टर को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये जानना ज़रूरी होता है। और हम लोग आज एक एक टर्म पर बहुत व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वे से डिस्कशन करेंगे और अच्छा लगेगा आपको। और सारी चीज़ों को सीखेंगे, आज सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले आपके सामने लिखते हैं, उसमें सारी चीज़ों को इंडिकेट कर देते हैं, और वो जो इंडिकेट कर देते हैं बेटा, उसी इंडिकेशन के बेस पर हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी करते हैं। कोई एक जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं। देखा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे हमने लिख दिया जो है CONS3 होल 6 और Cl3। इसका IUPAC नाम वगैरह सारी चीज़ें हम बताएंगे। जो है हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका IUPAC नाम है बेटा, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम है। लेकिन इसमें हमें इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी करना है कि इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। देखो क्या है, जैसे हम लोग देखते क्या हैं कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, सबकी मीनिंग है। इसका हम आयोनाइजेशन भी करा देते हैं तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। देखो इसका हम बेटा आयोनाइजेशन करा देते हैं, चूँकि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो आपको मालूम हो ही गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, NH3 और होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस, ये है। हमें इसमें देखना बेटा सारे टर्म्स को देखना, जैसे टर्म्स उसमें हैं क्या। टर्म्स में बेटा ये जो टर्म हमारा है, ये जैसे इसकी भी एक मीनिंग है, इसकी एक मीनिंग है। इसको जानते हो हम क्या बोलते हैं, इसकी जो मीनिंग है इससे हम बोलते क्या है बेटा, देखो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं बेटा, ये जो बेटा हमारा दूसरा टर्म है, ये जो दूसरा टर्म है बेटा, ये बेटा इसको हम बोलते हैं लिगैंड। इसको लिगैंड बोलते हैं।
ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, आगे हम लोग ये देखते हैं जो हमारा ये टर्म है इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसको सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोलते हैं। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये एटॉमिक स्टेज में रहेगा तो सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलते हैं सी फॉर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं बेटा। फिर हम लोग क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं बेटा काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसके, काउंटर आयन बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बेटा क्या देखते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हमने आयनाइज करा दिया, इस पूरे टर्म को हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। देखो आयनिक स्टेज में, ठीक है। और इसको बेटा यही जब काउंटर आयन आयनाइज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल आयन, सिंपल आयन, ठीक है। तो इतने ट्रांसफ़र हमें डिस्कशन करना है। अच्छा बेटा फिर हम देखते क्या हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, हमें ये देखना है, ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी। ये इतने इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं किसके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेटा, इतने इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। अगर हम ये सोचें कि जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें कुछ भी पढ़ना है बेटा, तो इन सारे टर्म्स की स्टडी हमें करना है और बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। ये देखते हैं हम, और अगर इतनी चीज़ों को हम जान जाते हैं तो ये सारे टर्म्स हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रेगुलरली मिलते रहेंगे, रेगुलरली ये सारे टर्म्स हमें मिलेंगे। तो एक एक पर बेटा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक एक टर्म पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या क्या है। जैसे हम पहले बात करते हैं जो है फर्स्ट टर्म जो हमारा है, ये हम पहले बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन की, हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन की बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है ये ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है।
वो चाहे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हो या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का हो या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हो, इवन ये भी हो सकता है कि ये एफ ब्लॉक से भी बिलोंग करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एफ ब्लॉक से भी बिलोंग करता हो। तो हम लोग देखते क्या हैं, इसको अगर हम इस पर बात करते हैं तो क्या बात करते हैं बेटा, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन which are belongs from the transition series or inner transition series, inner transition series present in the center of the complex compound, present in the center of the complex compound। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन बोलते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, डिफिनीशन को रिपीट कर लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, central metal atom are ion which are present in the center of the complex compound surrounded by the ligand and belongs from the D or F blocks, belongs from the D or F block। इसी को पहले हमने क्या बता दिया था कि बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज और इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये सेंटर में होता है, ये लिगैंड है, लिगैंड से सराउंड होता है, 6 लिगैंड इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, लिगैंड से ये सराउंड होता है और आयनिक स्टेज हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से होगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि आपके लिए और सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाए। जैसे जो टर्म हम बेटा बोल रहे हैं उसको यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ऐसे और फिर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। आगे ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में एक एक लाइन को बहुत बढ़िया से बताया जाएगा। ये हो गया, ये देखिए हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, NH3, ये मोनोडेंटेट लिगैंड है। अभी बहुत सारी स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे हैं इसलिए कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिससे तुम लोग अननोन हो, तो यहाँ उसको बोलने का कोई विशेष मतलब नहीं है। ये देखिए ये NH3, तो यही तो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। और ये पूरा देखिए कॉम्प्लेक्स आयन के चारों तरफ आपने क्या किया, ऐसे कर दिया है और ऐसे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो 3 पॉजिटिव लगाया है ये न्यूट्रल लिगैंड है, एक्चुअल में इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपने क्या कहा, एक बार फिर हम डिफाइन कर देते हैं। द मेटल एटम आर आयन, द मेटल एटम आर आयन which are belongs from the transition series or inner transition series present in the center of the complex compound, center of the complex compound surrounded by the ligand, surrounded by the ligand are known as central metal atom or ion। जो लिगैंड से सराउंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब बेटा हम दूसरे टर्म पर बात करते हैं आपसे। तो ये तो इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई, इसको हम लोग डिफाइन कर लिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम लोग सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म की बात करते हैं बेटा। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म बेटा हम लोग लिगैंड को बोलते हैं। सेकेंड टर्म हम आपको बता रहे हैं कि ये लिगैंड है, इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम लोग लिखते क्या है, लिगैंड लिखते हैं। लिगैंड, लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड को एक सिंपल सी लाइन जानिए आप ना भूलने के लिए। मोस्टली जो लिगैंड होते हैं 95% क्या 98% की कंडीशन है, उसको हम जनरल केमिस्ट्री में लुईस बेस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लुईस बेस जितने भी होते हैं सब लिगैंड होते हैं, लेकिन यहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, लिगैंड क्या होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा लिगैंड की बेटा कैटेगरी हम बताएंगे, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव भी लिगैंड होते हैं। तो देखना क्या है, तो इसको हमें डिफाइन करना। ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए लिगैंड को हम क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज,
या ऐसे कहते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग न्यूट्रल आर चार्ज्ड स्पीसीज, द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग न्यूट्रल आर चार्ज्ड स्पीसीज which are coordinated with central metal atom or ion are known as ligand। जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट बांड बनाता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो कोऑर्डिनेट बांड बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कैसे करते हैं? जैसे देखिए हमने क्या कहा कि वो चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो एज लाइक NH3, चाहे वो चार्ज्ड स्पीसीज हो एज लाइक Cl माइनस, तो चाहे नेगेटिव स्पीसीज हो तो चार्ज्ड हमने बोल दिया। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसी को लिगैंड बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? द न्यूट्रल आर चार्ज्ड स्पीसीज which have lone pair electron for donation to the central metal atom or ion for coordination are known as ligand। ठीक है ना? अदरवाइज ऐसे कह सकते हैं द सराउंडिंग न्यूट्रल आर चार्ज स्पीसीज which coordinated with central metal atom or ion are known as ligand। तो कई बेटा जैसे हम लोगों को 10 एडमिशन वो 10 हमें डिफिनीसन याद है, 10 डिफिनीसन याद है, तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कौन सा डिफिनीसन इजी पड़ता है हम उसी डिफिनीसन को आपको देंगे, ठीक है ना? लेकिन समझा दें, समझना मस्ट है, इसको मेमोरी में सेव करो। और इसके बाद जैसे जैसे इधर आगे बातें बढ़ते जाएगी, इधर जैसे ही बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, पेड बैचेज स्टार्ट जब हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF, सिस्टमेटिक कंप्लीट PDF आपको मिलेगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं। अगर आपको नीट है तो नहीं है तो हम क्लास डालते ही रहेंगे। क्लास से भी फ्री वाला क्लास भी चलता रहेगा, पेड वाला भी चलता रहेगा। अब पेड वाले में ये है कि ओवरऑल सिलेबस की एक बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि राइट टाइम सिलेबस ख़त्म हो जाए। और नॉन पेड में क्या है कि आपको केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए कम से कम 2 वीडियो फ्री में पढ़ते रहेंगे रेगुलर, इसमें कहीं कोई हीला हवाली नहीं है। लेकिन अब ऐसा है कि और भी बैचेज जैसे बच्चों के पढ़ने की भी जो चीज़ें हैं उनको राइट टाइम एग्ज़ाम देना है, जो भी एग्ज़ाम देना है उससे पहले हमें उनको अपडेट करना है, तो उनको PDF, एक्सरसाइज सारी चीज़ों को अपडेट कराएं। तो ये हो गया आपका लिगैंड। आगे हम क्या देते हैं बेटा? आगे हम देख रहे हैं जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरे नंबर पर हम लाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लाते हैं तीसरे नंबर पर कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये देखो यहाँ भी लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये क्या होता है बेटा? इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 जुड़ा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगैंड है, केवल एक पेयर देता है। तो यहाँ 6 से तो हम क्लियर कर ले जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम इसको देखते हैं COEN होल थ्राइस को देखते हैं, और 3 पॉजिटिव को देखते हैं, तो यहाँ पर बाइडेंटेट है तो 3 होते हुए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसको देख कर कोऑर्डिनेशन का डिसीजन न लेना कि डिसाइड कर देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर = 3, ऐसा हम नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं द न्यूट्रल आर चार्ज्ड स्पीसीज व्हिच आर appears around the central metal atom or ion,
डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी, the number of electron pair donating capacity of the ligand are determine the coordination number. The number of electron pair donating capability या capacity, the number of electron pair donating capability या capacity are known as coordination number. इसको ऐसे तब बोल सकते हैं, how many number of the electron pair donated by the ligand are known as coordination number. How many number of the electron pair donated by the ligand are known as coordination number. जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है बेटा। तो इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई। अब हम देखते क्या हैं, इसको हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या होता है हमें ये देखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम बोलते बेटा क्या है, देखो ये सारी चीज़ों को जानते रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हम एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं तुम्हें कोई ऐसा पढ़ाएगा नहीं, तुम यहाँ से लेकर पूरा पलट डालो, पूरा जो है आप यूट्यूब छान मारो, और जितने भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हें कितनी बातें समझ में आती है, कि एग्जांपल लेकर कोई 100% राइट उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो ये बातें होती बेटा। इसलिए तुम्हें सिंसियरली ये सब चीज़ें कोई कि तुम्हें बताएगा नहीं, वो है क्या कि सिंपल सी बातें बता दिया, और इसको हम यहाँ भी ऐसे बता सकते थे कि इसको एज ए एग्जाम्पल हम आपको ना रिप्रेजेंट करते, डायरेक्ट हम इसी को बता देते, तो भी मामला क्या होता, तो भी आपको समझना है तो भी समझना, नहीं समझना है तो भी समझना है, उस पर तो कोई कुछ कर नहीं लेगा। तो आपको तो समझना ही समझना है, देखोगे कुछ समझोगे, कुछ बुद्धि लगाओगे अपना, तो उससे सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला है बेटा। ये एक्चुअल चीज़ें जो होती वो एक्चुअल होती हैं, और विद एग्जाम्पल ही हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में पढ़ते चले गए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तैयार बता रहे हैं कि हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हमें टर्म्स नहीं आते बेटा तो कुछ नहीं आता, ये मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे इसके ऐसे ऐसे नोट हैं, बता रहे हैं कि एक बार पढ़ लो, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी चलती है यहाँ पर। देखो अब हमें देखना है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। अब देखो ये एक एरिया है बेटा, ये एरिया है जो कवर किया जाता है, ये एरिया है जो कवर किया जाता है, एरिया है, ये एक एरिया कवर किया जाता है। किसके द्वारा एरिया कवर किया जाता है, ये एरिया कवर किया जाता है लिगैंड के द्वारा। कहाँ पर, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम आर आयन ये एरिया कवर किया जाता है। और ये जो एरिया कवर किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्फीयर, अराउंड स्फीयर, तो ये देखते हैं, इसी को हम बोलते हैं जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो एरिया कवर किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द एरिया व्हिच आर कवर्ड बाय द एरिया व्हिच आर कवर्ड बाय द लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द एरिया व्हिच आर कवर्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, सॉरी ये नहीं, the area which are covered by the ligand, the area which are covered by the ligand, area which are covered by the ligand around the central metal atom or ion are known as coordination sphere. The area which are covered by the ligand around the central metal atom or ion are known as coordination sphere. अच्छा ऐसा भी बोल सकते, the area which are covered by the neutral or charge species ब्रैकेट में ligand around the central metal atom or ion are known as coordination sphere. The term coordination sphere may be represented by स्क्वायर ब्रैकेट। इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी से करते ही तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब आगे क्या देख, आगे बेटा अगला जो टर्म है, पांचवा जो टर्म आपका है, ये टर्म है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है? तो काउंटर आयन का मतलब कि
अगर काउंटर आयन बेटा इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे हमने एक लिख दिया K3FeCN6, ये भी है, इसको भी हम काउंटर आयन बोलते हैं, ये भी काउंटर आयन है। K3 ये काउंटर आयन है, कौन सा आयन है? काउंटर आयन। ये K3 भी काउंटर आयन। तो काउंटर आयन लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कॉम्प्लेक्स आयन को क्या करता है? बैलेंस करता है। अगर वो राइट साइड में लगा है तो निगेटिव होगा और लेफ्ट साइड में लगा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब अगर लेफ्ट साइड में है पॉजिटिव है तो वो मेटल होगा और राइट साइड में निगेटिव है तो नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स, के मीन्स मेटल्स, Cl मीन्स नॉन मेटल। द मेटल्स आर नॉन मेटल्स, metals are non-metals which are appears left or right side, which are appears left or right side of the coordination sphere are known as counter ion. Metal or non-metal, metal or non-metals which are appear left or right side of the coordination sphere are known as counter ion. These counter ion are dissociates into the aqueous solvent or any other polar solvent. अगर पोलर या aqueous solvent में डाला जाता है तो ये क्या होते हैं? ये बेटा डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये काउंटर आयन की भी कहानी आपकी सही होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव मीन्स मेटल। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव मीन्स नॉन मेटल। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको एक काउंटर आयन है। जब ये आयनिक फॉर्म में हम लोग डिसोसिएट कर देते हैं तब इसको सिंपल आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको क्या क्या बताए, जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम आपको बता दिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिए, काउंटर आयन बता दिए, काउंटर आयन बता दिए, ठीक है। और अब आगे हमें क्या बताना है? एक टर्म और बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं हमें ये देखना। कॉम्प्लेक्स आयन ये है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज, द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज which are formed by the combination of the central metal ion and ligand are known as complex ion. The electrically charged species, इलेक्ट्रिकली चार्ज में चाहे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव रहेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज लगेगा, अगर काउंटर आयन निगेटिव रहेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो द इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज कंपोज्ड बाई, ऐसे कंपोज्ड बाई electrically charged species composed by central metal atom and ligand are known as complex ion. The complex ion always formed by the dissociation of the complex compound. जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट होता है बेटा तो क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण होता है। तो इतनी चीज़ें बेटा तुम्हें जानना बहुत अति आवश्यक था। अब देखो क्या है, ये तो आप जान ही गए।
तो ये सारे टर्म्स आपको जानना है, क्योंकि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं बेटा, इसलिए इनिशिएशन में ही बता दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और डीप में जाएंगे तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको जानना है। दीज टर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दीज टर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको इसी तरह से आपको समझना है। ये किसी किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, न तुम्हें ऐसा कोई बताया ही होगा। अभी आज तक तो ये मान कर चलो, मान लीजिए आप ये मान लो कि बीएससी सेकेंड ईयर की ये क्लास है, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 12th की भी क्लास हो सकती है, 12th की भी क्लास हो सकती है ये, और अपर क्लास की भी क्लास हो सकती है, क्योंकि 12th में भी ये सारी चीज़ें हैं। अब इतना ही है कि 12th आपका हिंदी मीडियम नहीं है, ये जो है इंग्लिश मीडियम है, और उसके साथ साथ क्या देखना है कि इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, बस इतनी सी बातें आपको जानना है बेटा। तो ये आपका हो गया कि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, अब इनको इसी बेस पर आप लोग स्वतः इसको लिख डालिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब हमने आपको बता दिया तो इनको स्वतः आप लिख डालिएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे होता है, और इन सब में कहीं कोई अगर डाउट होगा तो डाउट को भी आप क्लियर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपका डाउट नहीं क्लियर है तो भी, अगर डाउट अपडेट है तो डाउट अपडेट है तो केमिस्ट्री नॉन अपडेट है, ये देखना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेहनत से अपना पढ़िए। आगे हम देखते क्या हैं कि इन सभी टर्म्स को अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा 99194630 94 540 98 390, इन दोनों में से किसी पर आप डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, या और कोई आपको डाउट होगा तो उस पर भी आप हमसे डिस्कशन करने के लिए फ्री हैं। यू आर फ्री फॉर डिस्कशन एट एनी टाइम बिफोर 11 PM एंड आफ्टर 7 AM 7 AM in morning to 11 PM in night। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब बेटा आज की क्लास हम यहाँ पर आपकी जो है बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।